इतनी और 4 जून साल 2024 के दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो तीसरी बार लगातार केंद्र में एनडीए के सरकार की वापसी हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार थे, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस दफ्तर में 10 सालों में पहली बार चुनावी नतीजों के दिन चहल पहल थी। कांग्रेस दफ्तर के भीतर 10 सालों में पहली बार उत्साह था और एक दूसरे को बधाइयों के देने का तांता लगा हुआ था। राहुल गांधी अचानक अपने घर से उस दिन निकलते हैं, दोपहर करीब 3-3:30 बजे का वक्त था, और रास्ते में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा था उससे मुलाकात करते हैं, उससे गले लगते हैं, और राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल था। कहा गया कि राहुल गांधी ने विपक्ष की वापसी करा दी, राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को मजबूत कर दिया। और 2-3 दिनों के भीतर राहुल गांधी की तुलना, जब यह तय हुआ कि वो विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं पहली बार 10 सालों में, तो उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू हो गई। राहुल गांधी को शैडो पीएम बताया जाने लगा और कहा जाने लगा कि अब जो ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है वही ताकत राहुल गांधी के पास भी होगी। तरह तरह की बातें बताई जाने लगी। और राहुल गांधी को यह भी सच है कि पूरे विपक्ष में बहुत सी पार्टियों के नेता ने माना कि ठीक है, राहुल गांधी ने अगर कांग्रेस पार्टी को 99 सीट पर पहुंचाया है तो इसका क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। क्रेडिट मिला। लेकिन 4 जून के बाद राहुल गांधी ने जाकर गुजरात में एक बयान दिया और उन्होंने गुजरात में कहा कि हम नरेंद्र मोदी को गुजरात में हराएंगे, उनके गढ़ में हराएंगे। यही बात राहुल गांधी ने देश की संसद के भीतर भी कही थी। राहुल गांधी ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार को पूरे भारत में घुमाया था। अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी बनाकर देश को दिखाया था, अपने बगल में संसद में बैठाते थे। जाहिर सी बात थी, राहुल गांधी उस जीत को जीत स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अचानक पासा पलट गया। 24 के बाद जहां जहां चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी हार मिली जो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस धराशायी हो गई, हरियाणा में कांग्रेस धराशायी हो गई, दिल्ली में कांग्रेस धराशायी हो गई, और अब बिहार में। चारों राज्यों में कांग्रेस का काम पूरी तरह तमाम हो गया। और जब काम तमाम हो गया तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर जीत का सिकंदर होता है तो हार का मुजरिम भी होता है। लेकिन राहुल गांधी वो नेता है जो जीत का सिकंदर तो बनना चाहते हैं लेकिन हार का मुजरिम नहीं बनना चाहते। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधे जाकर चुनावी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोष दे दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं था। अब मैं इस पर भी एक बात बताऊंगा, इस पूरी कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, कितनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ धोखेबाजी करती है उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में उपचुनाव में नवीन यादव की जीत होती है। इसी जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मना रही है। नवीन यादव को लेकर रेवंत रेड्डी राहुल गांधी से मिलवाने जा रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलवा रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो जुबली हिल्स में उपचुनाव हुआ वो कराने वाला भी चुनाव आयोग था, बिहार में जो चुनाव हुआ वो कराने वाला भी चुनाव आयोग था, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आपका झारखंड, हैदराबाद के जुबली हिल्स में उपचुनाव में नवीन यादव की जीत होती है। इसी जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मना रही है। नवीन यादव को लेकर रेवंत रेड्डी राहुल गांधी से मिलवाने जा रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलवा रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो जुबली हिल्स में उपचुनाव हुआ वो कराने वाला भी चुनाव आयोग था, बिहार में जो चुनाव हुआ वो कराने वाला भी चुनाव आयोग था, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आपका झारखंड, यहां भी चुनाव कराने वाला यही चुनाव आयोग था। लेकिन यह है इनका दोहरा चेहरा। ये हार मिलती है तो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष है और जीत मिलती है तो तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको चुनाव इतना निष्पक्ष लग रहा है तो आपको तत्काल से हैदराबाद की जुबली हिल्स से इस्तीफा दे देना चाहिए था। चुनाव तो निष्पक्ष है ही नहीं।
आपकी अगर परिभाषा के हिसाब से। अब दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी को लगा कि पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब वो बोलते हैं तो विपक्ष एकजुट हो जाता है, जब वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं तो विपक्ष एकजुट हो जाता है। वैसे ही जब वो चुनाव आयोग के खिलाफ बोलेंगे तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा, और बहुत हद तक हुआ भी। अखिलेश यादव पहुंचे थे बिहार में, एमके स्टैलिन पहुंचे थे, रेवंत रेड्डी पहुंचे थे, हालांकि उनकी ही पार्टी के थे, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने संख्या जुटा ली थी विपक्ष की। लेकिन जब बिहार में करारी हार मिली तो विपक्ष को, राहुल गांधी को छोड़कर एक बात समझ में आई, जितने विपक्षी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो शरद पवार हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं, सुप्रिया सुले हैं, उमर अब्दुल्ला है, वो ये बात समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चार्म है, जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सुनामी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, वो लहर खत्म नहीं हुई बल्कि वो और ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। जो नरेंद्र मोदी 2024 से पहले चुनाव लड़ते थे, अब 2024 के बाद के नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए और भी खतरनाक हो गए हैं। और जनता अपना जो प्यार है, अपना जो समर्थन है, वो नरेंद्र मोदी के लिए 4 गुना बढ़ा रही है। तमाम नेता ये बात समझ गए, और वो समझ गए कि अगर हमें नरेंद्र मोदी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो हमें उन मुद्दों की काट लानी होगी जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, यानी कि विकास के मुद्दे, जनता के मुद्दे। चुनाव आयोग को दोषारोपण देकर हम सिर्फ अपनी हार पर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भाजपा को हरा नहीं सकते। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सबसे पहले ये बात किसने की? शरद पवार ने की। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी स्कीम्स लेकर आई एनडीए ने, उसने वहां उन्हें फायदा मिला या यकीनन जीत हुई। अब आप उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, जब राहुल गांधी ने सबसे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए तो उन्होंने महाराष्ट्र को चुना था, और उन्होंने बताया था कि कैसे लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख 90 लाख न्यू वोटर्स ऐड हुए, डिक्लाइन हुए, ये तमाम उन्होंने कहानी सुनाई थी। इसी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने बीते दिन सीधे तौर पर एनडीए सरकार को जीत की बधाई दी। क्या कहा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है, चुनाव में जीतने वाले को बधाई दी जानी चाहिए, और इसीलिए हम एनडीए की सरकार को बधाई देते हैं। यह सीधे तौर पर राहुल गांधी के गाल पर एक जड़ा गया तमाचा था। और तमाचा क्यों जड़ा जा रहा है? क्योंकि इन्हीं राहुल गांधी का सहारा इन्होंने भी लिया था महाराष्ट्र में। भस्मासुर बन गए राहुल गांधी, महाराष्ट्र भी ले डूबे। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, ये बात अब तय हो गई है कि वहां वो विपक्ष को भी खत्म कर देते हैं। सुप्रिया सुले ने क्या कहा? एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले कहती है कि भाई बिहार चुनाव के अगर आप नतीजे देखें, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उतना ही है जितना पिछली बार था, आरजेडी का वोट बैंक उतना ही जितना पिछली बार था, और कांग्रेस का भी वोट बैंक उतना ही है जितना पिछली बार था। सुप्रिया सुले कहती है कि ये जो चुनाव जीता गया है, ये बेहतर गठबंधन के तरीके से जीता गया है, स्ट्रेटजी के तरीके से जीता गया है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए, और जिसकी हार हुई है उसे अपने हार की खामियां देखनी चाहिए। ये सुप्रिया सुले कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई अब इंट्रोस्पेक्टेशन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए कि हार क्यों रहे। सवाल उठ रहा है सिर्फ एक नेता पर, राहुल गांधी पर, और जो राहुल गांधी गुट के नेता हैं, अब उन्हें इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश शुक्ला कह रहे हैं कि भाई हार का जो हर बार दोषारोपण है वो राहुल गांधी पर नहीं दिया जाना चाहिए। किस पर दिया जाना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाना चाहिए कि आपने बिहार चुनाव हरवा दिया, या हार का दोषारोपण भाई आप तेजस्वी यादव को दे दें जो कांग्रेस पार्टी के हैं नहीं, या पवन खेड़ा को दे दें, या जयराम रमेश को दे दें, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, जिनके चेहरे पर 2024 की आप 99 सीटों की जीत का जश्न मना रहे थे, जो जन का नायक है। तो जब हार होगी तो जननायक को ही खींचा जाएगा ना। पूरा कैंपेनिंग तो राहुल गांधी ने किया। आपने शशि थरूर से तो चुनाव में प्रचार करवाया नहीं तो हार का ठीकरा शशि थरूर पर आप फोड़ सकते थे। भाई अगर आपने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मांगे तो हार का ठीकरा भी उनके ऊपर जाएगा। अब कहानी क्या निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी से पूरा विपक्ष दूरी बना रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर भी विपक्ष में ही विपक्ष बन रहे हैं, यानी कि एनसीपी अलग हो रही है, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो रहा है,
अखिलेश यादव देख लीजिएगा, मैं आज आपको कह रहा हूं यूपी में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे।